नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला के एक और नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे 2021 के मैथ के अंदर आए हुए क्वेश्चनों को हल। कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे, उनके अंदर क्या पूछा गया था, उस पूरी डिटेल को हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जो क्या कहता है कि एक राशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मूलधन है, दे रखा है, सभी कुछ चीज़ें दे रखी हैं, उन चीज़ों को हम लिख लेते हैं। तो हमें दर पूछी गई है, तो सबसे पहले देखिए क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं, ज्ञात हैं। सबसे पहले देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास है 16 वर्ष, यानी कि टाइम टी हमें दे रखा है कितना, 16 वर्ष का। अगली चीज़ हमारे पास है कि साधारण ब्याज से दुगनी हो गई। दुगनी हो गई इसका मतलब क्या है कि मूलधन हमारे पास दे रखा है कि मूलधन तो हमारे पास था x रुपए, लेकिन जो मिश्र धन हमें दे रखा है वो हो गया है क्या चीज़, मिश्र धन हो गया है दुगना, यानी कि 2x रुपीज़। ठीक है, यानी कि दोगुनी हो गई है राशि, इसका मतलब है कि मिश्र धन है कितना, 2x। अब हमें क्या पूछा गया है, वो पूछा गया है दर। तो इसके लिए हमें पास सिंपल इंटरेस्ट, तो साधारण ब्याज भी तो होना चाहिए ना। साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे किससे, तो हम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, पता है हमें कि मिश्र धन में से आप माइनस कर दीजिए किसको, मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी कि जो आपके पास पहले राशि थी उसको माइनस कर दीजिए। यानी कि मिश्र धन तो हो गया 2x रुपीज़ और ये थी x रुपीज़, यानी कि हमारे पास हो गए x रुपये। साधारण ब्याज कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास x रुपये। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अब हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछी गई है आर के लिए हम जानते हैं। सबसे पहले आप असाई लिखिए, इंटू कर दीजिए 100 से और p इंटू टी। अब यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज कितना है, x रुपये है और 100 से हमें गुणा करना है। मूलधन कितना था, x रुपये थे और बटे में क्या है हमारे पास 16, x रुपये से x रुपये कट गया। अब यहाँ पे इसको काटना है तो काटा पीटी करेंगे, इसको काटा 4 से, इसको काटा 25 पे, है ना। तो ये कितना आ गया, 25/4। किस ऑप्शन में आ रहा है, बिल्कुल बी ऑप्शन। देखिए इसको हम हल करेंगे तो इस प्रकार से ये बन जाएगा 6/प्रतिशत। और ये क्या बन गई, एक मिश्र भिन्न बन गई है प्यारे विद्यार्थियों, जहाँ पे एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न संख्या है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अब पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से, चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर और कर लेते हैं। देखिए यदि एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। सबसे पहले देखिए परिमाप का सूत्र क्या होता है, हमने बात की, अगर हम बात करें परिमाप की तो परिमाप होता है भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये हमारे पास होता है परिमाप। अब त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं हैं तो तीनों भुजाओं का योग होगा। मान लीजिए हमारे पास ये एक त्रिभुज है, प्यारा सा त्रिभुज है, जिसको अगर हम नाम दे दें ABC, यानी कि AB भुजा का जो योग है वो होगा, फिर हमारे पास यहाँ पे BC भुजा का योग होगा, फिर हमारे पास CA भुजा का योग होगा और ये होगा परिमाप। लेकिन देखिए हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हमें दे रखी है। अब ये कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दो भुजाएं हैं और वो भी क्या है, लंबवत, यानी कि एक दूसरे पर जो है वो 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये हमारे पास हो गई 5 सेमी की, ये हो गई 12 सेमी की, और ये देखिए कि 5 सेमी की और एक हो गई हमारे पास 12 सेमी की, और तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऑप्शंस के द्वारा भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के अंदर समकोण जो त्रिभुज है उसके अंदर कौन कौन सी भुजाएं होती है। तो पहली भुजा हमारे पास क्या होती है, कर्ण होती है, फिर हमारे पास लंब होती है, फिर हमारे पास आधार होती है। और एक चीज़ हमें पता है कि कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कि कर्ण जो भुजा है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, कि कर्ण भुजा है वो लंब से भी बड़ी होगी और कर्ण जो भुजा है वो क्या होगी, आधार से भी बड़ी होगी, है ना। तो यह चीज़ हमें पता है। इसका मतलब क्या है कि ये लंब से भी बड़ी होगी, आधार से भी बड़ी होगी। इसका मतलब है कि जो कर्ण है वो सबसे लंबी भुजा होगी, यानी कि कर्ण का मान 12 सेमी से भी बड़ा होगा और 5 सेमी से भी बड़ा होगा। तो
इसका मतलब मैं आपको केवल एक आइडिया दे रहा हूँ जिसको आप बिल्कुल ऑप्शन से भी कर सकते हो। उसको पूरा हल करेंगे हम, तो यहाँ से आप बात कर सकती हो कि इन तीनों भुजाओं का परिमाप जो है वो क्या होगा। यानी कि अगर मैं इसे 12 से बड़ा लूँगा, यानी कि यहाँ पे अगर मैं 12 ले लेता हूँ एक बार, देखिए 5 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर एक बार के लिए मैं ले लेता हूँ, लेकिन बराबर नहीं होगा। तो ये टोटल कितना हो गया है, 29 हो गया है, यानी कि 29 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि इसका जो परिमाप होगा वो क्या होगा, 29 सेंटीमीटर से बड़ा होगा। ठीक है, 29 सेंटीमीटर से बड़ा होगा। और ऑप्शंस की तरफ चलें तो केवल एक ऑप्शन है जो कि हमें 30 सेंटीमीटर दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो होगा वो 30 सेंटीमीटर बिल्कुल ऑप्शन से होगा। अब केवल इसको हल करते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक चीज़ देखिएगा कि हमें पता है कि कर्ण की स्क्वायर बराबर होती है किसके, आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर, है ना, लंब की स्क्वायर। तो आधार कितना है हमारे पास, आधार है 5 सेंटीमीटर का, तो इसकी स्क्वायर हो गई। लंब कितना है प्यारे विद्यार्थियों, तो वो है 12 सेंटीमीटर का, तो इसकी भी स्क्वायर हो गई। यानी कि यहाँ पे आया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे आया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो है वो कर्ण स्क्वायर के बराबर है, कितना है, कर्ण स्क्वायर के बराबर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्ण के बराबर क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों, कर्ण के बराबर हो गया रूट में 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसको बराबर निकाला है बाहर, तो सेंटीमीटर आ गया। तो तीसरी भुजा में हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई। तो तीनों भुजाओं का योग करेंगे, एक भुजा है 5, एक है हमारे पास 12, एक है हमारे पास 13। इन दोनों का योग कितना, 25 सेंटीमीटर, इसका योग कितना 5 सेंटीमीटर, तो हो गया ना 30 सेंटीमीटर। तो यही हमारे पास आंसर निकल के आया था 30 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो अगर हमें इस तरीके से करेंगे, अगर आपको ये चीज़ याद न रहे तो वो चीज़ हमने बताई थी आपको किस प्रकार से ऑप्शन से भी कर सकते हो। लेकिन ऑप्शन तभी वैलिड होगा, मान लीजिए हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता, मान लीजिए बी आ जाता हमारे पास 30 और सी आ जाता मान लीजिए 32, तो हमें निकालना पड़ता। यानी कि इस प्रकार से आ जाते तो हमें निकालना पड़ता। हो सकता है ये भी हो सकता है ये भी हो। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए हम देखते हैं तीसरे क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे क्वेश्चन में कुछ दशमलव की संख्याएं आई है। जैसे कि देखिए एक पार्ट हमें दे रखा है कि 154 गुणा 18 करने पे आपको इतना प्राप्त होगा, और दूसरा पार्ट हमें इस प्रकार से देखिए। चलिए पहले को बदलते हैं। हमें क्या दे रखा था कि 154 इंटू 18 बराबर हमारे पास है 2772, है ना। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम क्या करेंगे 18 से भाग दे देंगे। 154 इंटू 18 बटे में क्या कर देंगे 18 कर दिया। अब इस साइड में हमने क्या किया 772 बटे में कर दिया 18, है ना। तो इससे क्या प्राप्त हुआ कि ये तो बन गया 154, इसको हम लिख सकते हैं 72 भाग 18। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, है ना, कि अगर हम इस संख्या में अगर 18 का भाग देते हैं तो हमें 154 प्राप्त होता है। लेकिन अब क्या कर दिया इसने, एक दशमलव की संख्या भी लगा दी। अब हमें मान किसका पूछ रहा है, ये चीज़ देखिए कि 27.72 है। अगर उसको आप भाग दो 1.8 से तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये चीज़ हमें पूछ रहा है। अगर ये चीज़ हमें पूछता केवल तो हम बता देते कि 154 प्राप्त होगा, लेकिन इसने दशमलव से बता दी। तो चलिए कोई बात नहीं है। अब हमने सीखा है कि जितने ज़्यादा दशमलव उतनी बार एक के आगे 0 लगा के उसको गुणा कर दो। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है 27.72 है और यहाँ पे 1.8 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें दशमलव की संख्या के बाद कितने अंक 2 अंक, इसमें दशमलव के बाद कितने अंक 1 अंक, तो मैक्सिमम कितने अंक 2 अंक। तो ऊपर नीचे हम 100 से गुणा कर देंगे, है ना, काटें तो 100 से कट गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये तो बन गया 27.72 है और बटे में क्या बन गया 18 इंटू 10, है ना, 18 इंटू 10 बन गया। अब प्यारे विद्यार्थियों, ये हमने चीज़ सीखी थी कि इसका जो भाग है यानी कि पूरे पद का, यानी कि हमारे पास क्या बना है 27.72 बटे 18 इंटू 1/10। इसका मान तो हमें पता है क्या है, इसका मान प्यारे विद्यार्थियों हमें पता है 154 होता है। इंटू में 1/10 रह गया आपकी बात।
अब हमें पता है कि जब हमारे पास बटे में दशमलव आए, यानी कि बटे में 10 आए, तो उसको हम दशमलव के रूप में ले जा सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 15.4। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या मिल गया प्यारे विद्यार्थियों? 15.4। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, 15.4। प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखिए कि एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 रन है, वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत उसका 29 हो जाए। अब देखिए, खिलाड़ी को चिंता है कि केवल 24 पारियों में मेरे तो औसत केवल 28 रन ही बने हैं और मेरे को अगली पारी में इतना अच्छा खेलना है कि ताकि मैं औसत जो है वो 29 तक लेके जा सकूँ, यानी कि 29 तक उसको औसत को अपने के लेके जाना है ना। तो अब देखिए किस प्रकार से खेलेगा। अब देखिए, सबसे पहले हमें केवल कुल रन पता होने चाहिए कि उसने जो 24वीं पारी है, 24वीं पारी तक 28 रन औसत से बनाए हैं, यानी कि उसने कुल कितने रन बनाए होंगे, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। और ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए कि 25। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या चीज़ निकालेंगे कि 24 पारियों में कुल रन कितने बनाए हैं, ये चीज़ हम देखेंगे। तो ये देखिए, 24 पारियां उसने खेली है और उसका औसत था 28 से। तो यहाँ से हमारे पास टोटल कितने रन बनाए हैं प्यारे विद्यार्थियों? 672 रन उसने बनाए हैं। अब देखिए अगली स्टेप में क्या करेंगे। तो 25 पारियों में कुल रन, 25 पारियों में कुल रन कितने हो गए, यानी कि कुल रन अगर मान लीजिए 25 पारियां उसने खेली है और रनों का औसत नया 29 आ गया है, तो इसका मतलब है कि उसने कुल रन कितने बनाए होंगे? 725 रन। तो हमें 24 पारियों तक पता है, 25 पारियों तक पता है और हमें केवल 25वीं पारी का निकालना है। तो 25वीं पारी में रन अगर हमें निकालना है तो हम निकाल सकते हैं कि 25वीं पारी तक कितने औसत, यानी कि कुल रन उसने 525 बनाए थे। 24 पारी तक कुल रन उसने 672 रन बनाए थे, यानी कि 53 रन वो 25वीं पारी पे बनाएगा। और यही हमारे पास क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? आंसर हो जाएगा। यानी कि जो 25वीं पारी है, यानी कि 25 पारियों में कुल उसने 725 रन बनाए थे, 24 पारियों में कुल उसने 672 रन बनाए थे। इसका मतलब है कि इन दोनों को माइनस करेंगे तो 25वीं पारी के रन आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको आसानी से कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते हैं। और इसके कुछ और भी तरीके हैं जिससे भी हम इसको आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, उस पर क्रमश करेंगे तो। अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए प्यारे विद्यार्थियों। एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है। तो लड़कों की संख्या हमें पूछी है। एक चीज़ तो हमें भिन्न के रूप में दे रखी है और एक चीज़ हमें जो है वो संख्या के रूप में दे रखी है। तो इसका मतलब है किस प्रकार से हम इसकी गणना कर सकते हैं। तो देखिए, हमने माना स्कूल में या विद्यालय में कुल बच्चे कितने हैं प्यारे विद्यार्थियों? तो ये हमने मान लिया कि कुल बच्चे हमारे पास जो है वो है x। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास क्या कह सकते हैं हम। तब विद्यालय में या स्कूल में, विद्यालय में लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी? लड़कों की संख्या क्या होगी प्यारे विद्यार्थियों? तो कुल लड़के हमारे पास x हैं और उसमें भी 3/5 भाग है वो क्या है? लड़कों का है, यानी कि 3/5 x जो है वो हो गए लड़के। अब अगर हम भिन्न के रूप में अगर लड़कियों की संख्या निकालें तो विद्यालय में कुल लड़कियां कितनी हैं? विद्यालय में लड़कियों की संख्या अगर भिन्न में निकालें तो क्या हो गया? तो कुल x विद्यार्थी थे जिसमें से 3/5 x जो है हमारे पास क्या है? लड़कियां हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूं। अब देखिए हमारे पास क्या है कि इसको हम घटाएंगे तो बटे में आ गया 5, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5x - 3x,
यहाँ से घटाने पे 2x/5 आ गया। अब लड़कियों की कुल संख्या कितनी है प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास कितनी संख्या है, 800 है। 800 का मान किसके बराबर है, 2x/5 के, यानी कि x का अगर मान निकालना हो तो हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा, 800 × 5/2। अब यहाँ से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसको काटाइए घटा 400 पे इसको गुणा किया तो यहाँ पे आ गया 2000, यानी कि कुल जो विद्यार्थी हैं वो है 2000। अब हमें केवल लड़कों की संख्या पूछी है, तो लड़कों की संख्या किस प्रकार से अब याद करेंगे, कुल विद्यार्थी कितने हैं हमारे पास, 2000 हैं, और लड़कियां कितनी हैं, 800 हैं। तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं कितनी हो गई हमारे पास, 1200, या हम इसको रख सकते हैं कि 2000 हैं, गिनती हमारे पास 3/5, इसको हम काटेंगे कितने पे कटेगी, 400 × 3 यानी कि 1200। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये थे कुछ विद्यार्थी 2021 की परीक्षा के अंदर आए हुए क्वेश्चंस जिसको हमने किया है हल। अगली वीडियो में इसके बचे हुए क्वेश्चनों को करेंगे हल। तो मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों अगली वीडियो के अंदर। आपको इस वीडियो में कोई समस्या आई है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों अगली वीडियो के अंदर।